नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो अपना जीवन खुली किताब होने का दावा करते हैं वो बंद लिफाफों में जांच करने वालों के नाम अदालत को बढ़ाते हैं। इस तरह से जनाब अपने बेदाग होने का सबूत लाते हैं। जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन की गई है, क्या फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के साथ भी ऐसा हो सकता है? विनोद अदानी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसे भारत के सरकारी विनोद कब देखेंगे पता नहीं, लेकिन हम उस विनोद को समझने का प्रयास करेंगे ताकि उस विनोद को कोई कह सके कि देख रहा है ना विनोद, आपके बारे में दुनिया भर में क्या क्या छप रहा है। अगर अदानी समूह पर तमाम ग्लोबल रिपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे भारत पर हमला बताया जा रहा है, तब ऐसे में गौतम अदानी और बड़े भाई विनोद अदानी को ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एक एक सवाल का जवाब देकर भारत पर हो रहे हमले को बंद कराना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भारत के दो चैनलों को इंटरव्यू दिया, तो अब देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने साथ विनोद अदानी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आना चाहिए। दुनिया भर में अदानी को लेकर सवालों की अदालत सजी है और भारत में मीडिया की अदालत बंद हो गई है। 413 पन्नों की रिपोर्ट के बाद दर्जनों नए सवाल आ चुके हैं, जिसके चलते भारत की छवि भी खराब हो रही है। फिर भी अदानी चुप हैं। उनकी जगह बीजेपी के नेता कहे जा रहे हैं कि भारत पर हमला हो रहा है। गौतम अदानी इस तस्वीर में जाने किसकी अंजुरी में गंगा जल की तरह अर्पित होते दिख रहे हैं। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट में गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के गुप्त साम्राज्य का पर्दाफाश किया गया है। अगर फोर्ब्स ने अपनी खोजी पत्रकारिता से विनोद अदानी पर सवाल उठाए हैं, तो हम भी 2016 में भारत के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा एक लेख ले आए हैं, जिसमें विनोद अदानी की खूबियों का महिमा मंडन किया गया है। बस एक ही अंतर है, यह संपादकीय पैसा देकर छपवाया गया होगा, जिसे अंग्रेजी में एडवर्टोरियल कहते हैं। यही नहीं, अदानी समूह पर पर्दाफाशी रिपोर्ट करने वाली पत्रिका फोर्ब्स ने भी मार्च 2009 में गौतम अदानी को एक खास टाइटल से नवाजा, इमर्जिंग टाइटन। गौतम अदानी का जीवन परिचय छपा है इसमें। तब उनकी दौलत 1.8 बिलियन डॉलर की थी, जो आज 47.7 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। बिजनेस पत्रिकाओं और बिजनेस चैनलों का यही रिकॉर्ड रहा है, जिसे टाइकून टाइटन बताते हैं। उसी को बाद में खोजी रिपोर्ट के जरिए फ्रॉड भी बताना पड़ता है। भारत में और दुनिया भर में ऐसा कई बार हो चुका है कि जिन बैंकरों को बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया इन चैनलों ने, वे कुछ ईयर के बाद कई ईयर के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं। इसलिए हमारा पंचायत वेब सीरीज के विनोद से आग्रह है कि वह इस विनोद को ठीक से देखे। आरोप है कि अदानी ने शेयर गिरवी रखकर रूस के उस बैंक से लोन लिया, जिस पर बाद में अमेरिका युद्ध के चलते प्रतिबंध लगाता है। रूस के बैंक से लोन लेकर एक अन्य इकाई को वो पैसा दे दिया गया, जिसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। भारत के गोदी मीडिया को हजारों करोड़ रुपए के सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं ताकि वे पत्रकारिता करें, मगर इसकी जगह माहौल बनाने में लगे हैं भाई लोग कि भारत पर हमला हो रहा है। इसके अलावा गोदी मीडिया की तरफ से क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है जिससे लगे कि हिंडनबर्ग से लेकर फोर्ब्स की रिपोर्ट गलत है? मिंट अखबार में जरूर अदानी से संबंधित खबरें छप रही हैं, जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनाने वाला एंडरसन अमेरिका से ही ट्वीट किए जा रहा है। इस ट्वीट में बताया गया है कि अदानी ने अपनी उधारी का हिसाब किताब बदल दिया है। कंपनी को मजबूत दिखाने के लिए परिभाषा बदल दी गई है। तकनीकी रूप से यह मामला मुझे तो जटिल लगा, मगर बिजनेस और कंपनियों को समझने वालों के लिए तो मुश्किल नहीं होगा। मिंट अखबार ने लिखा है कि अदानी ग्रुप ने बैंक को गारंटी के रूप में जो चीजें दिखाई हैं, उसे नकदी के बराबर घोषित किया है। इससे सवाल उठ सकता है कि इस नए वर्गीकरण के कारण ग्रुप की सही वित्तीय हालत का पता नहीं चलता है। हम इन विषयों के तकनीकी जानकार नहीं हैं, ना ही आपके निवेश को प्रभावित करने के लिए कवर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अंग्रेजी अखबारों में छप रही इन खबरों को हिंदी में पेश कर दें। जब हिंदी पत्रकारिता अपना रोना रोएगी कि अंग्रेजी भाव नहीं देती, तब आप उससे सवाल कीजिएगा कि अदानी मामले में खोजी रिपोर्ट करने से, फोर्ब्स से आगे निकलने में किसने रोका था?
अंग्रेजी भाषा ने रोका था या हिंदी के संपादकों को किसी और ने रोका था? जेम्स विल्सन ने आज ट्वीट किया है कि अदानी टोटल गैस फिर से लोअर सर्किट पर जा पहुंचा। 52 हफ्तों में 925 रुपए प्रति शेयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। 52 सप्ताह पहले 3998.35 रुपए प्रति शेयर भाव था। अब तक 76.9% कम हो चुका है। 17 फरवरी को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.3% की गिरावट आई है। 11 महीनों में सबसे अधिक गिरावट है। इससे रुपया भी कमजोर हुआ है। क्या विदेशी निवेशक किसी खास कंपनी के स्टॉक से पैसे निकाल रहे हैं, जिसके कारण भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है? लगता है कि गौतम अदानी को बचाने के लिए अब यह भी मानना पड़ेगा कि मॉरिशस और साइप्रस जैसे देशों से ऑफशोर यानी जाली कंपनियां नहीं चलती हैं। LIC ने कहा था कि जल्दी ही अदानी ग्रुप के अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। क्या उसकी कोई खबर आई है? सेबी ने जिस जांच की बात की है, क्या उसकी कोई ठोस खबर आई है? एक ही जवाब बार बार मिल रहा है कि हिंडनबर्ग और अन्य रिपोर्ट की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सेबी ने यही कहा है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, यूट्यूब और फेसबुक पर रवीश का पेज पर जाकर आप देख सकते हैं। ब्लूमबर्ग की खबर है कि नॉर्वे के सबसे बड़े पेंशन फंड ने अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी से अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। 19 फरवरी को यह खबर कई जगहों पर छपी है। इसमें कहा गया है कि पेंशन फंड को शक हो गया कि कहीं उनके पैसे का इस्तेमाल कर प्रदूषण फैलाने वाले कार्य ना किए जा रहे हों, क्योंकि 10 फरवरी की फाइलिंग से पता चला है कि अदानी एंटरप्राइजेज अदानी ग्रुप की ग्रीन कंपनियों के स्टॉक को गिरवी रखकर ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल कोयला खदानों को फाइनेंस कर रहा है। पेंशन फंड ने कोयले को अपने पोर्टफोलियो से ब्लैकलिस्ट कर रखा है, इसलिए किसी भी रूप में कार्माइकल प्रोजेक्ट तक उनका पैसा पहुंचना उनके नियमों का उल्लंघन है। यह बात उनकी एक प्रमुख अधिकारी किरण अजीज ने एक साक्षात्कार में कही है। ग्रीन एनर्जी का पैसा अगर कोयला कंपनी में निवेश होगा तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं होगी? क्या अदानी समूह ने नॉर्वे के फंड को धोखे में रखा है? नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। और अब यह खबर कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी ग्रीन एनर्जी का पैसा कोयला में लगा रही है, ऐसी खबरों की सत्यता कैसे जांची जाएगी? केवल बवाल मचाने से कि भारत पर हमला हुआ है? सवाल नॉर्वे के पेंशन फंड से भी होना चाहिए। सबको पता है कि अदानी कोयले के कारोबार में है और ग्रीन एनर्जी के कारोबार में है। मतलब एक ही आदमी कोयला भी निकाले और ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी करे। क्या इतना काफी नहीं था कि नॉर्वे का यह फंड समूह अदानी समूह से दूर रहे? क्या ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी का पैसा कोयला निकालने वाली कंपनी में डालने से ही प्रदूषण की चिंताएं सामने आती हैं? सवाल इन फंड और इन विदेशी बैंकों से भी होना चाहिए। ब्लूमबर्ग की इसी रिपोर्ट में लिखा है कि यूरोपियन यूनियन में पंजीकरण कराने वाले 500 ऐसे फंड हैं जो अदानी समूह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश कर चुके हैं। हमारे लिए यह सब सत्यापित करना संभव नहीं, इसलिए आप भी ध्यान से इन खबरों को पढ़ें। ब्लूमबर्ग का कहना हो सकता है कि इतने सारे फंड पर अदानी विवाद का असर पड़ सकता है, क्योंकि समूह इन सब निवेशकों से नए निवेश हासिल करने की कोशिश में है। हमारा फोकस इस बात पर है कि अदानी का मामला भारत पर हमला है या अदानी को बचाने का नया घपला है। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी भारत के नागरिक हैं या नहीं? भारत जैसे महान देश को छोड़कर उन्हें साइप्रस की नागरिकता क्यों लेनी पड़ी है? सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया है। वे भी अदानी को लेकर सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या वे भी भारत पर हमला करने वालों में शामिल हैं? स्वामी ने ट्वीट किया है कि वे श्रीलंका से चेक करने वाले हैं कि अदानी को हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। अदानी को मोदी के कहने पर नहीं बल्कि चीन के कहने पर दिया गया है। ये तो और भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी ने यहां तक ट्वीट किया है कि अदानी समूह की एक सीमेंट कंपनी के शेयरों के दाम गिर गए हैं।
तो राज्यों के वित्त मंत्रियों को फोन जा रहे हैं कि जीएसटी रेट को 28 से घटाकर 5% पर लाने का प्रस्ताव भेजें, ताकि उसके बाद अदानी की कंपनियों के शेयरों के भाव फिर से चढ़ने लगे। गोदी मीडिया हिंडनबर्ग के दफ्तर नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के दफ्तर तो जा ही सकता है। उनसे पूछ सकता है कि आप ये किसके इशारे पर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी ने 9 फरवरी को यह भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को अदानी की सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, फिर उन्हें नीलाम कर देना चाहिए। अगर इस वक्त भारत पर हमला हो रहा है तो बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं? फिर बीजेपी अपने सांसद को भारत पर हमला करने से क्यों नहीं रोक पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ब्स पत्रिका की इस खबर को रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया है। यह वही खबर है जिसमें एक बड़ी सी हथेली पर प्यादे की तरह गौतम अदानी खड़े दिखाए गए हैं। टाइटल में लिखा है, गौतम अदानी के बड़े भाई के ऑफशोर साम्राज्य के भीतर की दुनिया। जॉन हायट और जाकोमी तोनिनी की रिपोर्ट है। फोर्ब्स ने लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अदानी का नाम 54 बार आता है, लेकिन विनोद अदानी का 151 बार नाम आया है। विनोद अदानी अनेकों ऑफशोर शेल एंटिटीज का एक जाल संभालते हैं। इन कंपनियों ने अरबों डॉलर पैसा अदानी समूह की पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में डाला है और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसे गुप्त रखने के कारण अदानी ग्रुप उन भारतीय नियमों के दायरे में आने से बच गया है, जिनके तहत किसी कंपनी का 25% पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक इनसाइडर के पास नहीं होना चाहिए। यह सब हिंडनबर्ग और फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अपने 413 पन्ने के जवाब में अदानी ग्रुप ने कहा था कि विनोद अदानी समूह की किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय भूमिका नहीं निभाते हैं। प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह भी कहा कि अदानी ग्रुप ने खुद से जुड़ी सभी पार्टियों के लेन देन के खुलासे किए हुए हैं, मगर फोर्ब्स पत्रिका दावा करती है कि विनोद अदानी के ऑफशोर निवेश को गुप्त रखा गया, जिसे वो उजागर कर रही है। यह जानकारी हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इल्जामों को और विश्वसनीयता प्रदान करती है। मैंने हमेशा यही सोचा कि एक साझेदारी होगी। गौतम अदानी इस जोड़ी की पब्लिक में गर्मजोशी, दोस्ताना, दुलारे से लगने वाले चेहरा हैं और विनोद टैक्स हेवन के मास्टरमाइंड, असली कठपुतली नचाने वाले हैं। टीम बकले ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी कंपनी के निदेशक हैं जो कंपनियों का विश्लेषण करती है। यह भी एक काम है जिसके बारे में हम अदानी के बहाने जान रहे हैं। फोर्ब्स ने लिखा है कि टीम बकले की कंपनी ने गौतम अदानी की कंपनी का, उसके रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया है, क्योंकि अदानी समूह ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। फोर्ब्स की पूरी रिपोर्ट तो हम नहीं पेश कर सकते, मगर कुछ मुख्य बातें इस तरह से हैं। पिछली गर्मियों में विनोद की एक कंपनी एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अदानी ग्रुप के लिए एक्विजिशन व्हीकल का काम किया, जब अदानी ग्रुप ने स्विस कंपनी होल्किम की हिस्सेदारी खरीदी। यह कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड में हिस्सा रखती थी, जिसे अदानी ग्रुप ने 10 अरब डॉलर में खरीदा। भारतीय रुपए में 82,000 करोड़ होता है। इस डील के बाद अदानी समूह भारत का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अदानी समूह और सरकार से सवाल पूछा है और लिखा है कि 16 सितंबर 2022 को अदानी समूह ने घोषणा की कि अदानी परिवार ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुंचा दिया। अधिग्रहणकर्ता द्वारा सेबी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता का अंतिम लाभकारी स्वामित्व श्री विनोद शांतिलाल अदानी और श्रीमती रंजनबेन विनोद अदानी के पास है। क्या अदानी समूह के लिए अब विनोद अदानी से दूरी बनाना हास्यास्पद झूठ नहीं है? तो अदानी के लिए विनोद अदानी की कंपनी शेयरों की खरीद बिक्री कर रही है, लोन ले रही है। क्या यह सब बात सेबी को पता है? फोर्ब्स ने लिखा है कि सिंगापुर में भी विनोद अदानी की एक कंपनी है जिसने एक रूसी बैंक से लोन लेने के लिए अदानी के शेयर गिरवी रखे। रूस के बैंक से लोन मिल रहा है, सब ठीक तो है ना? पूछ रहा हूं। अदानी समूह की साख तो काफी बड़ी लगती है, तभी तो कई देशों के कई बैंकों से लोन मिल गया। फिर एक रिपोर्ट के आने के बाद ऐसी हालत क्यों हो गई है? क्या लोन देने वाले विदेशी फंड मैनेजर
और बैंक रातों रात कम्युनिस्ट हो गए हैं, एंटी इंडिया हो गए हैं। यह है सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्ब्स ने दावा किया है कि इस कंपनी को पर्दे के पीछे से विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। विनोद अदानी की यह कंपनी रूस के सरकारी बैंक वीटीबी से 2020 में लोन लेती है। इस बैंक पर पिछले साल अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। अब देखिए, पिनेकल वीटीबी से $263 मिलियन उधार लेती है। इसमें से $258 मिलियन एक ऐसी पार्टी को देती है जिसका नाम गुप्त रखा जाता है। दर्शक विशेष रूप से नोट करें कि फोर्ब्स ने पिनेकल से अपना पक्ष रखने के लिए जब ईमेल किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। गजब की कहानी है ये। $258 मिलियन का लोन किसी ऐसी कंपनी को दिया जाता है जिसका नाम नहीं बताया जाता। फिर सिंगापुर वाली कंपनी पिनेकल लोन के गारंटर के रूप में 2 इन्वेस्टमेंट फंड का हवाला देती है, एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड। फोर्ब्स ने लिखा है कि इनमें से वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट के मालिक विनोद अदानी हो सकते हैं। फोर्ब्स ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की फाइलों का अध्ययन कर यह सब बताया है, दावा किया है। फोर्ब्स के मुताबिक एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में $4 अरब का स्टॉक है, यानी 33,000 करोड़ रुपए से अधिक। इन सभी कंपनियों ने इन दोनों फंड को प्रमोटर बताया है। लेकिन एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट ने भारत में जो वित्तीय फाइलिंग की है उसमें चारों अदानी कंपनियों में अपने लगाए पैसे का विवरण नहीं दिया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट के पास और कोई प्रतिभूति सिक्योरिटीज नहीं है, यानी एक तरह से पिनेकल का लोन इन दोनों के पास अदानी कंपनी के रखे शेयर की कीमत के कारण सुरक्षित हैं, क्योंकि यही उसकी गारंटर है। पिनेकल लोन लेती है जिस पर पीछे से कंट्रोल विनोद अदानी का बताया जाता है। पिनेकल जिसे लोन देती है उस कंपनी का नाम नहीं बताया जाता। जो कंपनी लोन की गारंटर रखी जाती है उसका सारा पैसा अदानी की कंपनी में लगा दिया जाता है। यह सब फोर्ब्स ने छापा है। उम्मीद है हमसे हिंदी अनुवाद करते वक्त त्रुटि ना हुई हो, लेकिन जब यह सब छप रहा है तो इसका जवाब अब तक आ जाना चाहिए था। दुनिया के जिन देशों के बैंकों ने लोन दिए हैं उनसे भी पूछा जाए कि लोन देते समय आपने किस तरह के कागजात देखे। विनोद अदानी की कथित रूप से बनाई कंपनियों को अरबों रुपए के लोन कैसे मिलते हैं। यह कंपनी कथित रूप से अपनी ही कंपनियों से अरबों के शेयर खरीदती है। यह पता लगाने में भारत की सेबी ही नहीं, दुनिया भर की संस्थाएं फेल हुई हैं अगर ये सारी बातें सच हैं तो। इसलिए हमारा सवाल है कि गौतम अदानी और विनोद अदानी ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच्चाई बताएं, क्यों नहीं बता रहे हैं। पत्रिका ने दावा किया है कि ये 10,000 करोड़ के मालिक हैं। प्रेस की नजर से विनोद अदानी का गायब रहना भी उन्हें रहस्यमयी बनाता जा रहा है। विनोद अदानी की तस्वीरें मीडिया में बहुत कम हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा है कि गौतम अदानी की दौलत को विनोद अदानी से अलग करना मुश्किल है। अमेरिका की एक कंपनी है जो रियल एस्टेट के डेटा का विश्लेषण करती है। इसका नाम है सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज। इसके अनुसार दुबई में विनोद अदानी की कई प्रॉपर्टी हैं। सिंगापुर में $4 मिलियन का एक अपार्टमेंट बताया गया है। इनके पास कथित रूप से 60 कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां मॉरिशस, साइप्रस, बहामा, कैमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात में बताई गई हैं। 3 दशक से विनोद अदानी बाहर हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका से इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री की गौतम अदानी ने 2009 में फोर्ब्स को बताया था कि 1980 के दशक में विनोद अदानी ने अपनी बचत से $1,000 में एक प्लास्टिक की पैकेजिंग फैक्ट्री खरीदी, जीरो से शुरुआत की। लेकिन यहां बात हो रही है ऑफशोर कंपनियों की, जिसे कानून की नजर में अवैध माना जाता है क्योंकि इनका कारोबार साफ नहीं होता, टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। 2016 में इंडियन एक्सप्रेस और दुनिया भर के अखबारों में खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय समूह ने पनामा पेपर्स का पर्दाफाश किया था, जिसमें बताया था कि 1994 में विनोद अदानी ने बहामा में ऑफशोर कंपनी बनाई। 2 महीने के भीतर कंपनी के दस्तावेज में अपना नाम विनोद शांतिलाल अदानी से विनोद शांतिलाल शाह कर दिया। उस समय अदानी समूह की प्रतिक्रिया आई कि भाई के बिजनेस के मामले में गौतम अदानी का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। 2011 तक अदानी की कंपनी में कार्यकारी पद पर थे। 2016 में बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा कि भारत पर हमला हुआ है जब पनामा पेपर्स की रिपोर्ट आई थी। अब बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं? विनोद अदानी के 44 साल के बेटे
प्रणव अदानी एंटरप्राइजेस में प्रबंध निदेशक बताए गए हैं। यह सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। 2014 में विनोद अदानी के खिलाफ भारत में कर चोरी के मामले की जांच हुई थी। तब आरोप लगा कि $800 मिलियन का पैसा विदेशों में खपाया है। अदानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है। अब ध्यान से सुनिए। अप्रैल 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में पनामा पेपर्स की रिपोर्ट छपती है विनोद अदानी के बारे में। इसके एक महीने के बाद इकोनॉमिक टाइम्स में विनोद अदानी के सद्गुणों पर संपादकीय छपता है, जो स्पॉन्सर्ड है, यानी पैसे देकर विज्ञापन के रूप में छपा होगा। अखबार की भाषा में इसे एडवर्टोरियल कहते हैं। क्या इमेज मैनेजमेंट के लिए यह छपवाया गया होगा? जवाब आप जानते ही हैं। इस समय में मैं 3 तरह के भारतीय का जिक्र करना चाहता हूं: कच्चा भारतीय, सच्चा भारतीय और अच्छा भारतीय। कच्चा भारतीय इस संपादकीय पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेगा। अच्छा भारतीय विनोद अदानी के बारे में पढ़कर रो देगा। लेकिन सच्चा भारतीय सवाल करेगा कि विनोद अदानी इतने अच्छे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, तो ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? यह तस्वीर उसी एडवर्टोरियल की है जिसमें एक भी बात एडवर्स नहीं है। एडवर्स से मतलब विपरीत होता है। यहां एडवर्ट का मतलब विज्ञापन है। इसमें लिखा है कि बचपन में गरीबी झेलने वाले विनोद ने अपने परिवार से विरासत में जो मूल्य हासिल किए उन्हें जीवन भर सीने से लगाए रखा। यही मूल्य उनके पेशेवर काम को दिशा देते रहे। अगर विनोद भाई कोई वादा कर दे तो यह पत्थर में लिखी इबारत की तरह हो जाता है, उसे पूरा करते ही हैं। वाह वाह वाह! मैं इन पंक्तियों को पढ़ते हुए भावुक हो गया। ये पंक्तियां राम की प्रतिज्ञा जैसी साउंड कर रही हैं, ध्वनित हो रही हैं। प्राण जाई पर वचन न जाई, ऐसे विलक्षण गुणों से लैस विनोद अदानी के बारे में फोर्ब्स ने क्या क्या छाप दिया। कहीं अनजाने में भूल तो नहीं हो गई? कितना सच है विनोद अदानी ही बता सकते हैं। बस उन्हें ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स में विनोद अदानी की जो प्रशस्ति छपी है उसे सभी को पढ़ना चाहिए। सद्गुणों का विकास होगा। लिखा है कि एक बार दुबई में कबाड़ की डील की, भारत के खरीदारों को एक तय रेट पर देने का वादा कर दिया, मगर बाजार में दाम बढ़ गए। विनोद अदानी ने फिर भी $50 मिलियन लगाकर कबाड़ खरीदा, भारत के खरीदारों को सप्लाई कर दी, वादा पूरा किया। वादा वादा होता है। कितना सुंदर और सजीव चित्रण वर्णन है। बस यह नहीं लिखा कि कबाड़ के धंधे में वादा पूरा करने के लिए पैसा कहां से आया, किससे लिया। अखबार ने लिखा है कि 8 महीने बाद जब बाजार में मंदी आई, दाम गिरे, तब विनोद अदानी इस घाटे से उबर पाए। ऐसे इस शानदार किरदार वाले विनोद अदानी के बारे में फोर्ब्स पत्रिका ने जो सवाल उठाए हैं, पनामा पेपर्स में जो सवाल उठे हैं, उसके जवाब आने चाहिए कि क्या उनकी बहुत सारी गुमनाम कंपनियां हैं? क्या उन्होंने रूस के बैंक से लोन लेकर जानकारी छिपाई है? इकोनॉमिक टाइम्स का यह एडवर्टोरियल मैं उस विनोद को दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में पंचायत का संवाद है। देख रहा है ना विनोद को? इकोनॉमिक टाइम्स ने एडवर्टोरियल में आगे लिखा है, जो मैं बता रहा हूं, कि विनोद भाई को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। कारोबारी पत्रिकाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। उनकी पत्नी रंजनबेन अदानी तरह तरह के विदेशी पकवान बनाने का शौक रखती हैं। जैन सामाजिक समूह में काफी सक्रिय हैं और महिलाओं से संबंधित कार्यों में हिस्सा लेती हैं। परिवार ने करोड़ों रुपए दान में दिए हैं और कभी किसी को यह बात नहीं बताई। विनोद अदानी और रंजनबेन अदानी को योग में दिलचस्पी है। हमेशा विनम्र रहने वाले विनोद अदानी दूसरे व्यक्ति की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार मदद भी करते हैं। मगर फोर्ब्स पत्रिका लिखती है कि विनोद की कंपनी को ही लोन देती है। क्या गुप्त रूप से अपनी कंपनी को अपनी दूसरी कंपनी की जेब से मदद करना भी विनम्रता है? आप भी अगर अपने बारे में ऐसा कुछ भी छपवाना चाहते हैं तो किसी भी अखबार से संपर्क कर सकते हैं। बस उसके बदले आपको विज्ञापन देने पड़ेंगे। अदानी पर दुनिया भर में गंभीर आरोप लगे हैं। किसी जांच एजेंसी का छापा नहीं, कोई सर्च नहीं। कांग्रेस का 24 फरवरी से रायपुर में अधिवेशन होने वाला है। वहां छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। क्या यह विपक्ष पर हमला नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करें। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी।
मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है, जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। अब आईटी सेल की तरफ से फैलाया जाएगा, जब आप पाक साफ हैं तो जांच से क्यों डरते हैं? तो जांच के पहले अदानी को पाक साफ मानकर उन्हें बचाने के लिए भारत पर हमला क्यों बताया जा रहा है? क्या इन तथ्यों को नजरअंदाज कर सकते हैं कि ईडी ने 95% छापे 2014 के बाद विपक्षी नेताओं के यहां मारे हैं, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया है? कितना कुछ है बताने के लिए एक बार हिंदी मीडिया को मैनेज कर लीजिए तो भारत की बड़ी आबादी धार्मिक मुद्दों में भटकाई जा सकती है। आईटी सेल को लगाकर उन्हें भीड़ की तरह हाँका जा सकता है। आपको ही सोचना है, आपको ही समझना है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।